आदाब नाजरीन, मैं हूं फरहान नजम। आदाब नाजरीन, मैं हूं समरीन नाज। डीडी उर्दू की बेहद ख़ास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका तहे दिल से खैर मकदम। प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में हम आपको दिखाते हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज़। नाजरीन, कुदरत ने हम इंसानों को जो है वो दिमाग दिया है और बेशुमार सलाहियतों से नवाजा है, और इस दिमाग में एक ताकत भी दी है। ज़िंदगी के मुश्किल तर हालात और मरहलों को हम इसी दिमाग के इस्तेमाल के ज़रिए हल करते हैं, मुश्किल से मुश्किल गुत्थी को भी सुलझा लेते हैं। ऐसे में ज़रा सोचिए कि अगर इसी दिमाग में ज़रा से भी खलल पैदा हो जाए तो ज़िंदगी बेतरतीब हो जाती है। तो नाजरीन, आज हेलो डॉक्टर के इस बेहद ख़ास शुमारे में हम एक ऐसे ही मर्ज़ की बात करेंगे। आज हम एक ऐसे ही न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करेंगे जिसे हम एपिलेप्सी कहते हैं, और आम बोली में हम इसे मिर्गी भी कहते हैं। ये एक तरह का मर्ज़ है जिसमें जो मरीज़ है उसे दौरे पड़ते हैं और वो अपने होशो हवास खो बैठता है। ये दौरे जिसकी मुद्दत जो है वो 30 सेकंड से 2 मिनट तक की भी हो सकती है। वैसे देखा जाए तो ये किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन बुज़ुर्गों को और बच्चों को ये सबसे ज़्यादा बहुत जल्दी अपनी जद में ले भी लेता है। नज़र दौड़ाएं तो ना सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में इसके मरीज़ जो हैं वो मौजूद हैं। तो नाज़रीन, आखिर क्या है ये मर्ज़ और क्यों हो जाता है, और इससे जुड़े कुछ मिथ भी हैं जो आज हम अपने इस प्रोग्राम में तोड़ेंगे, उन पर रोशनी डालेंगे। हमारे जो हेलो डॉक्टर का जो ये मकसद है आपको बेदार करना इस मर्ज़ के तई। तो नाज़रीन, जल्दी से पेन उठाइए और पेपर लीजिए और नोट कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर जो हमारे स्क्रीन पर हम आपसे शेयर कर रहे हैं, और जल्दी से हमें कॉल कीजिए और पूछिए अपने सवाल। आगे बढ़ते हैं, इससे पहले नज़र डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर, और इस रिपोर्ट को देखने के बाद हम तारुफ कराएंगे आपका हमारे एक्सपर्ट से, जिनसे हम जानकारी हासिल करेंगे एपिलेप्सी यानी मिर्गी के मर्ज़ से जुड़ी तमाम जानकारी तफसील से हासिल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक नज़र इस खास रिपोर्ट पर। नाजरीन, कुदरत ने इंसानी दिमाग को बेपनाह ताकत और सलाहियत बख्शी है, जिसकी बिना पर हमने तरक्की की बेशुमार मनाजिल तय की हैं और ये सिलसिला जारी है। हमारा दिमाग पूरे जिस्म में केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजता और मौसूल करता है। मुख्तलिफ सिग्नल्स हमारे जिस्म के मुख्तलिफ अमल को कंट्रोल करते हैं और हमारा दिमाग उन्हें पैगामात में तब्दील करता है। लेकिन कभी कभी हमारे दिमाग में अचानक से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल हरकत होती है, जिससे पैगामात पहुँचने का अमल आर्जी तौर पर मुतासिर होता है। तो ऐसी हालत को सिजर या फिट कहते हैं। आम जबान में इस तिब्बी हालत को दौरा पड़ना कहा जाता है। एपिलेप्सी में भी न्यूरॉन्स की गैर मामूली हरकत या दिमाग में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में खलल की वजह से दौरा पड़ता है। एपिलेप्सी या मिर्गी एक दिमागी बीमारी है जिसमें मुख्तलिफ अलामात और कैफियत जाहिर होती हैं। मिर्गी दिमाग के सेल्स की गैर मामूली सरगर्मी की वजह से पैदा होने वाली आम तिब्बी हालत है, जिसमें मरीज को दौरा पड़ता है, और ये दौरे बीमारी के हिसाब से मुख्तलिफ नौइयत के होते हैं। इसमें इंसानी जिस्म या जिस्म का कोई हिस्सा कुछ देर के लिए झटकों के जेर असर आ जाता है, ताहम ऐसा जरूरी भी नहीं। एपिलेप्सी में सिजर का वक्त आम तौर पर 30 सेकंड से 2 मिनट तक का होता है, और अगर किसी भी दौरे की मुद्दत 5 मिनट से ज्यादा है तो ये इमरजेंसी सूरत हाल है। ये बात भी काबिल गौर है कि हर दौरा मिर्गी का दौरा नहीं होता और सिर्फ एक दौरे से एपिलेप्सी का पता नहीं चलता। लेकिन अगर 2 या 3 बार दौरे की कैफियत हो रही है तो ये मिर्गी हो सकती है। इस कैफियत में फौरन माहिर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। ज्यादातर एपिलेप्सी का पता उस वक्त चलता है जब बगैर किसी खास बीमारी के किसी को 2 बार दौरा पड़ जाए। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 65 लाख अफराद मिर्गी का सामना कर रही हैं। एपिलेप्सी की कई वजूहात हो सकती हैं, जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर्स का अदम तवाजुन, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन स्ट्रोक, डिलीवरी के दौरान बच्चे के दिमाग को नुकसान, किसी बीमारी या चोट की वजह से दिमाग पर असर और फैमिली हिस्ट्री शामिल है। मिर्गी से कोई भी मुतासिर हो सकता है, लेकिन बच्चों और 65 साल से ज्यादा के अफराद को इसका खतरा ज्यादा होता है, और मर्ज की शिद्दत और नौयत हर मरीज में अलग हो सकती है। यानी किसी मरीज को ज्यादा दौरे पड़ सकते हैं, एक के बाद दूसरा दौरा भी आ सकता है, और किसी में काफी वक्फे के बाद दौरे की कैफियत हो सकती है। एपिलेप्सी में फिट आने की शिद्दत का इन्हिसार आम तौर पर गैर मामूली करंट की जगह या दिमाग के मुतासरा हिस्से पर होता है।
आम दौरे में करंट पूरे दिमाग को मुतासिर करता है, मरीज जमीन पर गिर सकता है, झटके आ सकते हैं और जिस्म टाइट हो जाता है। इसके अलावा मुंह से झाग आना, बेख्तियार पेशाब आना और जुबान काटना भी शामिल है। इस तरह का दौरा आमतौर पर 30 सेकंड से 2 मिनट तक रह सकता है और इसके ठीक होने के बाद मरीज उलझन का शिकार हो जाता है। उसे ठीक से कुछ याद नहीं आता। अगर आपके सामने किसी को मिर्गी का दौरा पड़ जाए तो सबसे पहले उसे जमीन पर एक तरफ लिटा दें। अगर उसके आसपास कोई ऐसी चीज हो जो मरीज को नुकसान पहुंचा सकती है तो उसे हटा दें। उसके मुंह में जबरदस्ती कोई चीज डालने की कोशिश न करें। मरीज को सूंघने वाली चीज न दें, इससे फायदा नहीं होता। दौरे में झटके और जिस्म टाइट हो सकता है और दौरा खत्म होने के बाद जिस्म ढीला हो सकता है और मरीज को कुछ वक्त के लिए नींद आ सकती है। मरीज दौरे के बाद जब तक पूरी तरह होश में ना आ जाए उसे पानी या खाने को कुछ ना दें। दौरा अगर ज्यादा वक्त तक रहता है तो इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करें। एपिलेप्सी से बचाव के लिए सर की किसी बड़ी चोट से बचना चाहिए। एपिलेप्सी का मुकम्मल इलाज तो मौजूद नहीं है, लेकिन तिब्बी साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि दवाओं और दीगर आलात की मदद से मरीज को काफी राहत पहुंचाई जा सकती है और वो एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकता है। मिर्गी के मर्ज के लिए दवाएं पाबंदी से लें, सेहतमंद खुराक का इस्तेमाल करें, मुमकिन हो तो ज्यादा वक्त तक अकेले ना रहें, पाबंदी से अपना चेकअप करवाएं, अपनी सोच को मुस्बत रखें और इस बात में यकीन रखें कि वक्त के साथ साथ सूरत हाल बेहतर होगी। तो अभी फरहान, हमने इस रिपोर्ट में भी देखा कि काफ़ी जानकारी भी इसमें हमें दी गई है कि एक तो हर दौरा जो है वो मिर्गी का नहीं होता। दूसरी बात, हमने ये चीज़ भी इसमें नोटिस की कि जो उसके सराउंडिंग के लोग हैं, जो मरीज़ है जिसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, तो किस तरह से वो उस मरीज़ को पैम्पर कर सकते हैं। जी, बहुत सारी बातें हमने रिपोर्ट में देखी, लेकिन एक बात पे मैंने बहुत ज़्यादा गौर किया कि जो हमेशा से हम कहते हैं हेलो डॉक्टर का मकसद भी है आपको बेदार करना, इसमें भी बहुत सारी बेदारी की बातें की हैं। उसमें एक ख़ास बात यह है कि अपना चेकअप कराइए, अपना वक्त पर चेकअप कराइए और डॉक्टर जो दवाएं आपको देता है उन दवाओं का सही से इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि समरीन अगर हम सही से इस दवाओं का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो दवाई ढंग से नहीं लेंगे, वक्त पर नहीं लेंगे, जिससे बीमारी बढ़ती चली जाएगी और कंट्रोल में नहीं आएगी। इसलिए आम लोगों की बातों को सुनने से कई गुना बेहतर ये है कि आप वो कीजिए जो एक डॉक्टर, एक माहिर आपसे बताता है। तो आज इस एपिसोड में आपसे गुफ्तगू करने के लिए जो एक्सपर्ट्स हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, सबसे पहले आपको उनसे तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर देबाशीष चौधरी, जो कि प्रेसिडेंट हैं इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के, डायरेक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, HOD हैं डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, GB पंत हॉस्पिटल दिल्ली में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अचल कुमार श्रीवास्तव, जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, एम्स दिल्ली में। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आशीष दुग्गल, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली में। आप तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। प्रोग्राम की शुरुआत मैं डॉक्टर देबाशीष आपसे करूंगा। अभी हमने रिपोर्ट में भी देखा है, बहुत सारी चीज़ें हमने समझने की कोशिश की और समझे भी हैं। यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, ये बताइए कि बेसिकली ये मिर्गी है क्या और किस तरह से इसके सिम्टम्स आते हैं, किस तरह से पता चलता है कि इस पेशेंट के साथ ये मिर्गी का दौरा पड़ रहा है और वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनको उस वक्त क्या करना चाहिए। डॉक्टर देबाशीष चौधरी सर। जी, देखिए ऐसा है कि आप जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन में जो सबसे सूक्ष्म कोश है जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं, वो न्यूरॉन हमारा ब्रेन का बनावटी तत्व है जी, और एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से बात करता है और वो बात करने में ही हमारा सारा जो ह्यूमन एबिलिटी है, इंसान का जो सारे कार्य है, समस्त कार्य में संभव होता है। राइट। तो ये न्यूरॉन का जो एक्टिविटी होता है, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स, केमिकल इंपल्स, ये एक दूसरे से ट्रांसफर होते हैं जी। कभी कभी कुछ इंसानों में जी ऐसा होता है कि ये न्यूरॉन्स कुछ खास जगह में भयंकर रूप से उत्तेजित हो जाते हैं। ओके। उनका एक्टिविटी बहुत बढ़ जाता है। राइट। और ये उत्तेजना ब्रेन सह नहीं पाता और उसका जो मैनिफेस्टेशन होता है, उसका जो बाहर में मैनिफेस्टेशन होता है, वो दौरे के रूप में प्रकट होता है। जी। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा ब्रेन का हिस्सा जी
इन्वॉल्व है, कौन सा ब्रेन का हिस्से में ये घटना घट रही है। जी। अगर वो बोलने के हिस्से में है तो अचानक मरीज का बोलना बंद हो सकता है, ओके। तुतला सकता है। ओके। अगर वो हाथ के मूवमेंट के एरिया में होता है जी। तो हाथ अचानक हिलने लगता है, पैर के एरिया में है तो पैर हिलने लगता है। जी। और काफी समय जी। ये जो पूरा जो सिस्टम है जी। ये एकाएक जी। समस्त सिस्टम एकदम इन्वॉल्व हो जाते हैं, Right. जिसको हम जनरलाइज सीजर कहते जी। हैं। तो जिसको बड़ा दौरा कहते हैं, जी। जनरलाइज सीजर, जिसमें इंसान के हाथ पैर अकड़ जाते हैं, वो कांपने लगते हैं इस तरह, ओके। फिर पूरी कुछ देर के लिए अकड़ के जाते हैं और फिर अब जैसे आपने वीडियो में दिखाया फिर ढीले पड़ जाते हैं। जी। इस दौरान पेशेंट बेहोश हो जाता है, गिर जा सकता है, ओके। उसको चोट लग सकती है, जीभ कट सकता है, ओके। पेशाब वगैरह निकल सकते हैं जी। और इसको चोट लगने की संभावना बहुत बढ़ जा सकती है। ओके। और इस दौरान बॉडी के विभिन्न जो और दूसरे ऑर्गन्स हैं वो भी प्रभावित होते हैं। जी। जैसे हार्ट का गति बढ़ जाता है, जी। बहुत ज्यादा पसीना छूट सकता है। जी। तो इस तरह ये पूरा एक शरीर को इफेक्ट करता है। ओके। और इसका जो समय रहता है, जिस समय तक ये होता है, जी। तो इंसान को उस समय के कोई ज्ञान नहीं रहता। ओके। He becomes oblivious to that particular event। ओके। तो इसको बड़ा दौरा कहते हैं। और छोटा दौरा इसको कहते हैं जिसमें सिर्फ कभी एक हाथ हिल रहा है, ओके। अचानक देखते देखते सुन हो गया, जी। पेशेंट कॉन्शियस है जी। लेकिन वो अपना संपर्क जी। दूसरे से खो बैठता है। ओके। उसको कोई प्रश्न पूछे आपका नाम क्या है, आप कहाँ हैं, वो जी। बोल नहीं पाएंगे जी। कुछ क्षणों के लिए, जी। फिर वापस आ जाते हैं। इन सब दौरों को छोटा दौरा कहा जाता है। ओके। तो ये पूरा डिपेंड करता है कि ब्रेन का कौन सा हिस्सा प्रभावित है। जी। और इसके अलावा जैसे मैडम ने बताया कि हर दौरा एक्चुअली ब्रेन से एनोमली से उत्पन्न नहीं होता। कुछ ओके। ऐसे भी होते हैं इस तरह के सिम्टम्स कि मानसिक तनाव से जी। इंसान के व्यवहार में जी। ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं जिसको दूर से लगे कि ये दौरा है, लेकिन वो मानसिक तनाव के कारण होते हैं, जिसको हम स्यूडो सीजर्स कहते हैं। जी, वो जी। एक्चुअली में सीजर्स नहीं होते हैं। जी। और जब इस तरह के दौरे जी। एटलीस्ट 2 बार जी। बिना कोई ऑब्वियस कारण के पड़ते हैं, जी। तो उसको हम एपिलेप्सी कहते हैं। ओके। ओके। तो ये एक जनरल एक आउटलाइन है। जी। तो आपको ये याद रखना है कि ब्रेन के न्यूरॉन में कोई अचानक खराबी आने के लिए जी। बहुत ऊर्जा बन जाती है जी। और ऊर्जा से ये घटना घटित होती है। जी, आपने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताई हैं और मेडिकली बहुत सारी चीज़ें ये समझ में भी आती हैं कि जो प्रोसीजर चलता है ये ब्रेन से चलता है। और इसके बाद मैं जी, कैसे बिल्कुल। इस बारे में बताना नहीं, इन्होंने तो चाहेंगे बहुत ज़्यादा, एक तो आपने अलामात बहुत अच्छे से यहाँ वाजे जी। की, क्योंकि जैसे कि रिपोर्ट में भी देखा कि हर दौरा मिर्गी का दौरा नहीं होता जी, है। जी, जी। चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर अचल आपकी तरफ आते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अगर किसी को किसी उम्र में, बचपन में कह लीजिए, हेड इंजरी हुई है, तो क्या मुस्तकबिल में आकर उसे ये मर्ज़ हो सकता है, या फिर जिन्हें पहले से सर में कोई चोट लगी है तो आगे उनको ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि उन्हें ये एपिलेप्सी हो सकती है, इसका मर्ज़ हो सकता है? जी बिल्कुल। ये अभी जैसा कि डॉक्टर चौधरी ने बताया कि ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स में कुछ प्रॉब्लम आके उसके बाद दौरा पड़ता है। जी। तो जब चोट लगती है तो जी। चोट लगी तो न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं। तो डैमेज न्यूरॉन कभी कभी इस तरह से एक्टिव होके करंट बनाते हैं और फिर हमें वो दौरे के रूप में बाहर दिखाई देता है। अच्छा। तो अब वो दौरा वही, जैसे कि सर ने बताया कि बड़ा दौरा और छोटा दौरा। तो बड़ा दौरा पड़ सकता है जब करंट पूरे ब्रेन में फैल गया। छोटे से एरिया तक सीमित है तो जिस एरिया तक सीमित है वैसा ही लक्षण आएगा। मान लीजिए हाथ के एरिया में तो हाथ हिल के रह जाएगा। जी। जी। तो ऐसी स्थिति में हम लोग यही बताते हैं कि संभावना रहती है, और जिनको चोट लगी है पहले उनको इनफैक्ट अभी चोट लगने के तुरंत बाद तक तो इसको रोकने की दवा भी दी जाती है। अच्छा। लगभग 1 वर्ष तक, 6 महीने से 1 वर्ष तक दवा दी जाती है, इसीलिए कि दौरे पड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो अब मान लीजिए कि बहुत पहले चोट लगी है तो वो एरिया कभी एक्टिव हो सकता है और उसमें से दौरा निकल सकता है। तो दौरा पड़ेगा, इसलिए, लेकिन हम दवा बाद में तक नहीं खाते। शुरुआत में चोट लगने पे दवा दी जाती है और 6 महीने से 1 साल तक के बाद दवा बंद कर दी जाती है। जी। फिर भी बाद में संभावना रहती है क्योंकि ब्रेन में इंजर्ड एरिया बना हुआ है। जी, कहने का मतलब ये कि अगर किसी को हेड इंजरी कभी हुई है, किसी उम्र में हुई है, तो उसे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है कि आगे चल के ये उनको मिर्गी के दौरों में ये तब्दील ना हो जाए। जी जी जी। ये भी एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे, आपने बताया कि ये दोबारा हो सकता है, इसमें कितने पीरियड का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है?
6 महीने, साल भर, 2 साल या वो कभी भी जो वापस आ बहुत बड़ा सकती है? पीरियड है, जो ज़्यादा खतरनाक पीरियड है, उस दौरान तो दवा दे ही दी जाती है। जी, जी, वो कौन सा period प्रोफाइलैक्टिकली है? दे दी जाती है, पहले 6 मंथ्स टू 1 ईयर तक दवा दे ही दी जाती है। ओके, उसके बाद भी पड़ने की संभावना रहेगी, लेकिन चेकअप की एक जरूरत बार है। वो ज़्यादा खतरनाक जी। पीरियड है, इसलिए उस समय दवा दी जाती है। दवाई दी जाती है। डॉक्टर आशीष आपके पास आएंगे। डॉक्टर चौधरी ने बहुत अच्छे से यहाँ पर सिम्टम्स की बात की और यहाँ पर डॉक्टर आंचल ने भी बताया कि क्या चीज़ ज़रूरी है, किस तरह से इसको समझना चाहिए। मैंने एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर कहीं पर किसी को ये प्रॉब्लम हो रही है, दौरा आ रहा है, वहाँ पर लोग इकट्ठे हैं या वो घर में है पेशेंट, तो उनको फ़ौरन क्या करना चाहिए कि उसकी जो जान बचाई जा सके, या उसको कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट दे सकते हैं जिससे वो काफ़ी हद तक उस पर काबू कर सकें उसके दौरे पर? डॉक्टर आशीष। देखिए, जब दौरा पड़ता है तो जो आसपास लोग हैं उनको थोड़ा, एक तो जो मरीज़ है जिसको दौरा पड़ा है उसको एक करवट लेटा दें। आसपास कोई ऐसी चीज़ है जिससे उसको खतरा हो सकता है, कोई चीज़ पड़ी है, उसको दूर कर दें। ओके। और अगर हो सके तो खतरा किस चीज़ से हो सकता है वो भी बताइए जरा। जैसे कोई मान लीजिए जलती हुई चीज़ है, कोई नुकीली चीज है जिससे ओके। उसको चोट लग सकती है दौरे ओके। के दौरान, क्योंकि दौरे के दौरान हाथ पैर सब हिल रहे हैं, जी, जी। मरीज को होश नहीं है, जी। तो कोई ऐसी चीज आसपास पड़ी, उसको एक सेफ एनवायरनमेंट में जहाँ राइट। वो आराम से, मतलब जहाँ सेफ रहे वहाँ ले जाएं। पलंग पे लिटाना ज्यादा बेहतर पलंग- है या जमीन पे नहीं, लिटाना? उसको उठाना हिलाना जरूरी नहीं है। ओके। जहाँ है वहीं रखें। अगर ओके। नीचे हैं तो अगर हो सके तो सर के नीचे एक तकिया रख दें या कुछ राइट। चीज रख दें। राइट राइट। और हाथ पैर जो है उनको बांधने की जरूरत नहीं है, मुंह जी। में कोई चीज डालने की जरूरत नहीं है, जी, पानी जी। वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। जी। लोग चम्मच डाल देते हैं, वो बड़ा खतरनाक है। जी और आमतौर पे दौरा 1-2 मिनट में रुक जाएगा। जी। जी और अगर नहीं रुकता तो जैसे आपने बताया था कि उस वक्त इमरजेंसी में आपको जल्दी जाना चाहिए। जी जी जी। आमतौर पे 1-2 मिनट में दौरा रुक जाएगा। आप करवट दिला दें, थोड़ा जी। दूर हो जाएं, मतलब मरीज के से, और 2 मिनट में दौरा रुक जाए तो फिर सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब एक चीज़ और बताइए, अमूमन देखा गया है, मैंने खुद कई बार देखा है कि जिन लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, एक आम आदमी के तौर पर वो हेल्प करने की कोशिश करते हैं, वो ये जूते का जो सिस्टम है कि हाँ। चप्पल जूता इससे उनको नाक के पास ले जाओ, तो इसमें कितनी हकीकत है और ये कितना गलत है, क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर आशीष? ये बिल्कुल गलत है, उससे कुछ नहीं होना, कोई ओके। फायदा नहीं है जूता सुंघाने से। ओके, उल्टा ये बिल्कुल नुकसान गलत ही है, नुकसान ही हो सकता है। आपको उस जो मरीज है जिसको दौरा पड़ रहा है उसका जो सांस लेने की जो नली है जी। और मुंह है, नाक है, ये सब खुला रहना चाहिए ताकि वो सांस लेते रहें, सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। ओके ओके। तो ये जूता सुंघाना, ये जीभ में दांतों में चम्मच डालना, ये सब नहीं करना समरीन, चाहिए। कितने समझने की जरूरत है ये ये कोई कि कभी जान कभी पर प्याज भी कभी वो हाँ, ये सुंघाते जान हैं, पर ले भी जाते बना सकती है। डॉक्टर साहब ने कितने अच्छे से बताया कि अगर हम उसके जूता नाक के पास ले जाएंगे तो जो उसके सांस लेने की जो तरीका है, जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, उसमें भी कमी आ सकती है, यानी कि पेशेंट की जान को भी खतरा हो सकता है। तो बेहतर यह है कि अगर कुछ ऐसे हालात बनते हैं तो उसे डॉक्टर के पास ले जाएं, इमरजेंसी में ले जाएं और वहाँ पर उसका इलाज शुरू कराएं। हाँ, लेकिन फिर भी इस पर थोड़ी सी रोशनी अब डॉक्टर देवाशीष आपसे डलवाना चाहेंगे कि एज अ फर्स्ट एड अगर किसी को दौरा पड़ रहा है तो फिर भी हम क्या ऐसा करें जो उसके लिए आसानी पैदा हो जाए। ख़ास तौर से ये जो मुंह एकदम से भींच लेते हैं ऐसे मरीज़ और दांतों पर भी काफ़ी इससे असर पड़ता है, तो उनको आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? देखिए, ये एक बहुत अहम मुद्दा है, क्योंकि एक नॉर्मल आदमी जो काम कर रहा था, हंस रहा था, बोल रहा था, अचानक गोंगों की आवाज़ करता है, हाथ पैर अकड़ जाते हैं, हाथ पैर बहुत बुरी तरह से हिलने शुरू हो जाते हैं, मुंह में झाग होता है, वो बेहोश होकर गिर जाता है, उसको चोट लग जाती है, पेशाब निकल जाता है। ये सब दृश्य देख के आसपास के लोग जी बहुत विचलित हो जाते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन ये इनको समझना है कि जैसे दूसरे बॉडी का सिस्टम है, जैसे हार्ट में अटैक हुआ तो पेन हुआ, दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ तो पेट में कोई रसौली है या गैस बन गया तो दर्द हुआ, उसी तरह ये ब्रेन का एक डिस्फंक्शन है। ब्रेन क्योंकि ये सारा संचालन करती है तो इसलिए इसके वजह से ये हो रहा है। तो जैसे डॉक्टर आशीष ने बताया कि हमें सबसे पहले तो उस बंदे को करवट में लिटाना है, क्योंकि अगर सीधा लिटाएंगे तो सांस की नाली से सारे जो थूक है, जो जीभ कट गया उसका खून है, वो सारे अंदर जा सकता है और चोकिंग हो सकती है, सांस बंद हो सकती है। तो उसको करवट में लिटाइए, आसपास भीड़ नहीं कीजिए, उसको हवा ऑक्सीजन की जरूरत है, उसको लेने दीजिए। मुंह में कुछ मत डालिए, अगर दांत बीच भी गया है थोड़ी देर के लिए वो बीचा रहेगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिक खुल जाएगा। और उसके बाद अगर पेशेंट कॉन्शियस में आ जाता है तो आप उसको उठा के ऊपर पलंग में, जैसे कह रहे थे, आप लिटा सकते हैं।
लेकिन इवन इफ एक भी दौरा पड़ा है तो भी आपको डॉक्टर के पास मरीज को ले जाना है। बिल्कुल। ये नहीं कि दौरा बहुत लगातार पड़ रहा है, एकदम इमरजेंसी हो गया तभी ले जाएं। एक दौरा भी ये कारण है देखने के कि ब्रेन में कुछ खराबी आई तो नहीं है और उसका कारण क्या है, और उसके हिसाब से आपका जो चिकित्सा है वो निर्भर करता है। तो इसीलिए जब भी आप दौरे के मरीज को देखें तो उसको ये सारी चीजें मत कीजिए। ये जो अंधविश्वास है, जूता सुखाना, मुंह में प्याज सुखाना, जो है मुंह में कुछ डाल देना, चम्मच डाल देना, ये सब मत कीजिए, इससे ज्यादा हानि का संभावना है। जी देखिए कितने सारे मिथ यहाँ पर फरहान हैं कि मतलब सुंघाना, जूता और ये प्याज वगैरह का डॉक्टर साहब ने इन मिथ को तोड़ भी दिया है। और हाथ पांव बिल्कुल नहीं फुलाने चाहिए। जो आसपास के लोग हैं, घर वाले हैं, ज़रा सुकून से मरीज को वो देखें और ट्रीट करें और फौरन से लेके जाएं डॉक्टर के पास। इस चीज़ को समझना चाहिए। जी, इसी के साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, सुन लेते हैं उनकी बात। हेलो हेलो जी। हाँ, ये चीज़ आपने बिल्कुल ठीक बोली है। इन चीज़ों को समझना चाहिए और डॉक्टर जो कह रहा है उसका ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर आजल आपकी तरफ आएंगे हम। मैं जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि इस बीमारी का क्या कुछ एज है, एज से ताल्लुक़ है कि ये बीमारी अगर शुरुआती दौर में हो गई है तो मरीज़ को आगे भी जाके हो सकती है, और किसी की ज़िंदगी के 10 साल 15 साल गुजर गए, क्या उस एज में भी आके ये हो सकती है प्रॉब्लम? देखिए वैसे तो ये किसी भी उम्र में हो सकती है, किसी में भी हो सकती है, लेकिन कुछ पीरियड है जिसमें ज़्यादा रहता है, जैसे बचपन की उम्र में 5 साल से 15-20 वर्ष की उम्र तक में काफ़ी मरीज होते हैं, ज़्यादा उम्र में भी काफ़ी मरीज होते हैं। वैसे किसी भी उम्र में होती है, कारण अलग अलग होते हैं, हर उम्र में कारण अलग हैं। अच्छा। और उस कारण के हिसाब से उनका उपचार किया जाता है। हाँ, जो दौरे रोकने की दवा है वो दवा भी किसी एज ग्रुप में अलग प्रकार की दवाएं देते हैं। वो जो न्यूरो चिकित्सक देखेंगे वो निर्धारित करते हैं कि कुछ दवाएं कुछ उम्र में नहीं देनी चाहिए, कुछ दवाएं कुछ खास समयों के दौरान नहीं देनी चाहिए। जैसे कि एक समय आता है प्रेगनेंसी वाला, तो कुछ दवाएं किसी की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ दवाएं हैं जो नहीं देनी चाहिए, और बचपन में कुछ दवाएं हैं जो नहीं देनी चाहिए। तो ये चिकित्सकों को ज्ञात है और वो अकॉर्डिंगली जब मरीज पहुंचता है तो वो निर्धारित करते हैं किस उम्र में मरीज आया, फिर उस हिसाब से दवा देते हैं। उस हिसाब तो से कारण भी अलग है और दवा भी अलग है। कुछ दवाएं कॉमन है जो हर एज में दी जा सकती हैं। ओके जी, इन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक चीज़ और बताइए डॉक्टर साहब कि अगर किसी घर में ये प्रॉब्लम है, किसी को मिर्गी की प्रॉब्लम है, उसको दौरा वगैरह आता है, तो उसके घर वालों की या उसके जो फ्रेंड्स हैं उनकी क्या जिम्मेदारी बन जाती है? उनको किन चीज़ों का खास ख्याल रखने की बेहद ज़रूरत है? देखिए फ्रेंड्स का जो योगदान है उसमें वो 2-3 प्रकार का है। ओके, फ्रेंड्स कहिए या घर के लोगों का, या घर के लोग हैं तीमारदार कहा जाए, उन लोगों का योगदान 2-3 प्रकार का है। पहली बात तो ये कि दौरा पड़ने के तुरंत बाद जो हम लोग बता रहे हैं बार बार कि आप चम्मच नहीं डालना है, चोट न लगे ये बचाना है, एक साइड करवट कर देना है, तो ये सभी लोगों को मालूम रहना चाहिए। अगर दौरा उनके सामने पड़ ही गया तो यही करें। इसके अलावा आपकी बात मैं जारी रखूंगा, एक कॉल आ गई है। कॉलर की बात सुन लेते हैं, उसके बाद प्रोग्राम का ये हिस्सा आगे शुरू करेंगे। हेलो जी, बताइए। हेलो राजकुमार जी सर, मेरा नाम राजकुमार हुआ। जी सर, मेरी साली को ना लगभग 20 साल से जो है ना उनको मिर्गी की प्रॉब्लम है। ओके, तो उनका इलाज भी चल रहा है। अच्छा। दवा खाती हैं, ठीक रहती हैं, फिर भी उनको बीच बीच में जैसे कोई तनाव हुआ तो है ना फिट आ जाता है और बेहोश हो गिर जाती है। जी। तो सवाल क्या है आपका? ये तो आपने सारे सिम्टम्स बताए उनके। हाँ, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मैं उनको कहाँ पे मतलब कैसे ट्रीटमेंट करूँ ताकि उनको ये समस्या से निजात दिला। राइट। डॉक्टर देव आशीष आपके पास आऊँगा। सवाल आपने सुन ही लिया है, किस तरह की एडवाइस करना चाहेंगे? राजकुमार जी नमस्कार। ये जो आप बता रहे हैं इसमें ये लगता है कि 2 कारण हो सकते हैं कि एक तो आपका जो इलाज चल रहा है वो पूरी तरह से संपूर्ण नहीं है, उसमें और भी शायद दवाई की ज़रूरत है, डोज का ज़रूरत है, और तब जाके काफ़ी दौरे कंट्रोल में आते हैं। तो एक तो आपको एक न्यूरोलॉजिस्ट से यानी स्नायु चिकित्सक से आपको संपर्क करना पड़ेगा जो इसके बारे में आपको पूरी तरह से बता पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि आपका ये भी हो सकता है कि दवाई का सेवन में 2 बहुत इंपॉर्टेंट पहलू हैं। एक तो कोई भी डोज मिस नहीं करना है, जिसने जैसे डॉक्टर ने बताया सुबह का, शाम का, दोपहर का जो भी डोज है उसका टाइम फिक्स रखना है। दूसरी नंबर बात कि वो टाइम जो फिक्स रखेंगे उसके साथ साथ आपको एक कम से कम
6 से 7 घंटे की नींद आवश्यक है, क्योंकि नींद का डिप्राइवेशन होगा, नींद में कमी आएगी तो दौरे पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। ये 2 मुख्य कारण होते हैं कि लोगों को दौरे कंट्रोल में नहीं आते। और इसके बावजूद ये आप करके देखिए, अगर इसके बावजूद भी हो रहा है तो आपको जरूर एक परामर्श लेना पड़ेगा चिकित्सक से, और हो सकता है दवाई की तब्दीली करने से आपका ये दौरा कंट्रोल में आ जाए। ओके राजकुमार साहब, ये जो डॉक्टर ने एडवाइस किए है, डॉक्टर देवाशीष ने आपको बहुत सारी अच्छी बातें बताई हैं। उम्मीद है कि आप इन बातों को समझेंगे और इन्हें अपनी ज़िंदगी में लाएंगे। फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। जी, लेकिन ये एक ना बहुत ही कंसर्न वाली बात है। डॉक्टर आशीष आपकी तरफ आएंगे। इन कॉलर से भी हमने सुना और आपने जो जवाब दिया डॉक्टर देवाशीष, उसी से मैं इसको जोड़ूंगी एक तरीके से कि इसके क्या प्रोवोकिंग फैक्टर हैं। एक तो ये आप हमें बताएं इस मर्ज़ के, साथ ही जो मरीज़ है वो अपने इलाज के दरमियान कौन सी ऐसी भूल चूक करता है, या हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जो लाइफस्टाइल है, हम इसमें क्या ऐसी गलतियाँ करते हैं जो हमारा ये जो मर्ज़ है उसमें मज़ीद इजाफा हो जाता है कम होने के बजाय। तो जैसे आपने पहला सवाल पूछा ट्रिगर क्या है, तो किन चीज़ों से दौरा पड़ सकता है। तो जिनको मिर्गी की बीमारी है उनको कई वजह से दौरा पड़ सकता है दवाई लेने के बावजूद भी। जैसे मान लीजिए बुखार आ जाता है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, मान लीजिए वो ठीक से सोए नहीं, जैसे सर ने भी बताया कम से कम 7 घंटे की नींद ज़रूरी है। आजकल कई बच्चे हैं जो सारी सारी रात बैठ के पढ़ रहे हैं या मोबाइल पे कुछ कर रहे हैं, जो सही से सोते नहीं है, तो फिर अगले 2 दिन में दौरा उनको पड़ने का चांस बढ़ जाता है। और कोई इन्फेक्शन है, बुखार है, ये सब ट्रिगर रहते हैं दौरा पड़ने के। और क्या करना चाहिए, तो आपने बताया था एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहिए, अच्छा खाना खाएं, साफ़ सुथरा पोषक खाना खाएं, टाइम से सोएं, टाइम से जागें। सबसे ज़रूरी बात डॉक्टर देवाशीष ने बोली थी, दवाई टाइम से खानी है, रेगुलर खानी है। एक दवाई, एक गोली भी अगर आप छोड़ देंगे गलती से तो दौरा पड़ सकता है। जी, एक गोली भी छोड़ेंगे तो दौरा पड़ सकता है। इसे ही आगे कंटिन्यू रखेंगे। एक कॉलर जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो जी, आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में, अपना सवाल पूछिए। हाय, वेरी गुड इवनिंग। मैं प्राची बात कर रही हूँ दिल्ली से। जी, मैंने ये कॉल किया है मेरे फादर के बारे में पूछने के लिए। एक्चुअली मेरे फादर को ना ये एपिलेप्सी का ना काफ़ी टाइम से हो रहा है जी। इवन इट्स बीन मोर देन 6 years। वो कॉन्टिन्यूसली मेडिसिन ले रहे हैं और मेडिसिन की ना डोसेज भी चेंज नहीं हो रही है। उन्हें एक ही मेडिसिन दी जाती है, 2 मेडिसिन दी जाती है। एक दी जाती है लैमिटोल OD 100 mg ट्वाइस अ डे, और एक दी जाती है लेविपिल 750 mg इन टोटल फॉर कंप्लीट डे। सो आई जस्ट वांट टू नो कि मोर देन 6 years हो गए यही मेडिसिन चलती जाती है, और जब भी हम मेडिसिन छोड़ते हैं रिस्क होता है, तो क्या है, मतलब लाइफ लॉन्ग चलने वाला है या कोई और सॉल्यूशन है? जी जी डॉक्टर आपसे ही पूछेंगे। पहली बात तो ये इनका जो सवाल है बहुत अच्छा है एक तो, और दूसरी बात ये भी ये जानना चाह रही है कहीं ना कहीं कि ये जो मर्ज़ है क्या ये हमेशा ठहर जाता है ज़िंदगी में या फिर ये क्योरेबल भी है एक तरीके से? देखिए, ऐसा है कि एपिलेप्सी में जब हम ट्रीट करते हैं, जब दवाई देते हैं, तो उसका मकसद एक होता है। वो मकसद ये होता है कि उसको दोबारा दौरा ना पड़े। तो इट इज़ प्रिवेंटिंग द नेक्स्ट अटैक। काफ़ी समय एपिलेप्सी के जो कारण होते हैं वो अपने आप में ख़त्म हो जाते हैं, और इसीलिए दवाई की ज़रूरत कम होते होते बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है या बंद हो जाती है। लेकिन काफ़ी मरीजों में ऐसा हो सकता है कि दवाई लंबे अरसे तक चले, और हो सकता है कि ज़िंदगी भर भी चले। वो डिपेंड करता है कि ब्रेन का कौन सा हिस्सा किस तरह डैमेज हुआ है। आपके फादर के जो केस है उसमें ये मुझे को लग रहा है कि ये जो 2 दवाइयाँ चल रही हैं, ये 2 दवाइयाँ अच्छी दवाइयाँ हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर दौरे पड़ रहे हैं तो आपको ज़रूर एक अच्छे एपिलेप्सी सेंटर में जाके परामर्श लेना पड़ेगा कि क्यों इनका सीजर्स कंट्रोल में नहीं आ रहे। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे हमने बताया कि एक ड्रग कंप्लायंस हो सकता है कि ड्रग ठीक से नहीं ले रहे हैं। दूसरा हो सकता है कि जो ड्रग उनके लिए इफेक्टिव है वो शायद नहीं दिया जा रहा है। तीसरा ये हो सकता है कि उनका ऐसा बीमारी है जिसमें मल्टीपल ड्रग्स की ज़रूरत है। और चौथा ये हो सकता है कि उनको और कोई मैकेनिज्म से भी हम उसका इलाज कर सकते हैं। ड्रग के बिना भी बहुत सारे ऐसे साधन आज के दिन में उपलब्ध हैं, जैसे न्यूरो मॉड्यूलेशन होता है, वो भी उपलब्ध है, उससे भी एपिलेप्सी कंट्रोल में आ सकता है। तो इसीलिए आपको एक अच्छा हॉस्पिटल जहां पर एक एपिलेप्सी सेंटर चल रहा है, एपिलेप्सी में काम करने वाले डॉक्टर उपलब्ध हैं, उनसे आपको संपर्क करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्यों उनके दौरे कंट्रोल में नहीं आ रहे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं, दुआ भी करते हैं कि आपके वालिद जल्द सेहतियाब हों।
जल्द सेहतियाब हों, लेकिन प्रोग्राम को आगे भी बढ़ाना है, उसके लिए भी हम करते जी, हैं। बिल्कुल। यहाँ पर मैं डॉक्टर देवाशीष आपसे एक सवाल करूँगा। ये बहुत सारी चीज़ें आपने यहाँ पर डिस्कस की, आपने अलामात पर जिक्र किया, आपने उन चीज़ों पर सिम्टम्स के अलावा उन चीज़ों पर भी जिक्र किया जो हमें करनी चाहिए किसी पेशेंट को, अगर कोई पेशेंट है कहीं पर। अब बात करते हैं डायग्नोज की। कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिनसे पता चलता है, जिससे वाज़ेह होता है कि जो मरीज़ आपके पास आ रहा है इसको ये एपिलेप्सी की परेशानी है? क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर देवाशीष? देखिए, आज के दिन में जब मरीज़ आता है तो उससे हम हिस्ट्री पूछते हैं, यानी कि वर्णना पूछते हैं कि जी। क्या, कैसे हुआ, किस तरह हुआ, क्या हुआ। उसके हिसाब से हम एक छवि बनाते हैं कि इस तरह का दौरा है जी। उसको प्रूव करने के लिए दो जो मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड जो खास जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, उसको एक ईईजी कहते हैं, जिसमें ब्रेन के सिर के बाहर छोटे छोटे तार लगा के ब्रेन के एक्टिविटी को हम मैप करते हैं। ओके। और जहां ये मैंने कहा था जैसे न्यूरॉन्स उत्तेजित हो जाते हैं जी। तो उनके वहां पर हमारा एक लकीर जैसा तिकोना लकीर जैसा आ जाता है, जिसको हम स्पाइक्स कहते हैं। ओके। उससे हमें पता लगता है कि इस एरिया ब्रेन में यहाँ पर दिक्कत है। जी। दूसरा, हम एमआरआई कराते हैं। एमआरआई आजकल बहुत इजीली उपलब्ध है जी। उसको ब्रेन में छोटे छोटे सेक्शन में काट के देखते हैं कि ब्रेन का कौन सा हिस्सा जी। उस छवि में आता है जिसमें ये खराबी आते हैं। ओके। अगर वो मिल गया तो हमें कारण मिल जाता है। ओके। लेकिन ऐसे 30 से 35% पेशेंट्स होते हैं जिसमें ये दोनों भी नॉर्मल आ सकते हैं। ओके। तो फिर उसमें हम अलग अलग और किस्म के जांच करते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्लिनिकल सिम्टम्स। ओके। और हमें जो लग रहा है कि इस तरह का एपिलेप्सी है, जी। उसमें हो सकता है कि उसका कोई ब्लड का इन्वेस्टिगेशन जी। करें, कोई उसको जैसे इन्फेक्शन बताया डॉक्टर आशीष जी। ने, अगर हमें लग रहा है कि इन्फेक्शन के लिए है तो उसका रीढ़ की हड्डी से पानी निकालते हैं, उसका जांच करते हैं। जी। जैसे आपने हेड इंजरी की बात की, हेड इंजरी में अगर करते हैं तो हम सीटी स्कैन करा सकते हैं, देख सकते हैं कोई हड्डी में कोई खराबी आई है, नहीं आई है, टूटा है, नहीं टूटा है। ओके। इस तरह बहुत सारे और भी साधन हैं जिससे हमें पता लगता है। ओके। जब हमें मालूम पड़ जाता है कि हाँ एपिलेप्सी यहां से बन रही है, ओके। तो हम आज के दिन में, और एपिलेप्सी जैसे कंट्रोल में नहीं आ रही है जी। जैसे इन्होंने बताया, जी। तो हम एक इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसको कहते हैं वीडियो ईईजी। ओके। मरीज को हम दाखिल करते हैं जी। उसको वीडियो कैमरा के अंदर कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते हैं। ओके। उसका कंटिन्यूअस ईईजी चलता रहता है। जी। और जैसे ही ड्रग में तब्दीली करते हैं तो उसको दौरा पड़ जाता है, और उस ओके। दौरे को रिकॉर्ड करके हम देखते हैं कि उस दौरा ब्रेन के कौन से हिस्से से उत्पन्न हो रहा है। जी। जी। तो उसके हिसाब से उसका सर्जरी भी प्लान हो सकता है। ओके। तो इसीलिए बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस हैं। ओके। और आज मेरे को खुशी है कि इंडियन एकेडमी की तरफ से हम लोगों ने बहुत इसको फैलावा दिया है देश में। बहुत सारे सेंटर्स बन गए जहां पर एपिलेप्सी सर्जरी का प्रबंध है। दिल्ली में जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, जीबी पंत, इसमें यहाँ पर एपिलेप्सी सर्जरी का प्रबंध जी। है। तो जो 25% लोग हैं, 20% एपिलेप्सी के पेशेंट्स हैं जी। जिनका किसी तरह दवाई से फर्क नहीं पड़ता, जी। उनको ये सर्जरी से फर्क पड़ सकता है। ओके। सर्जरी से फ़र्क पड़ सकता है, और उम्मीदें ये हैं कि काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है मर्ज को, और काफ़ी हद तक वो नॉर्मल जिंदगी गुजार सकता गुजार है। सकता है। ये बात जारी रहेगी। एक कॉल ले लेते हैं। एक कॉल आ गई है। हेलो। हेलो। जी बताइए, अपना सवाल बताइए। हेलो, डॉक्टर सुन रहे हैं आपको? जी बताइए। हाँ जी, मेरे बेटे को ना ब्रेन स्ट्रोक हुआ था अभी 4 महीने पहले। जी। हाँ, तो उसकी ना एक दवाई आती है, लैपटॉप होती है क्या, जैसे दौरे की दवाई आती है, वो दवाई दे देंगे बच्चे को। एक स्ट्रेन देते हैं, वो दवाई देते हैं, और एक वो कोलेस्ट्रॉल की दवाई देते हैं, खून का पतला करने का। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा सा बाहर आइए जहाँ जिस एरिया से आप बात कर रही हैं। अच्छा, अब आती है आवाज़ मेरी? जी अभी बताइए। हमारे समझ में इतनी बात आई है कि आपका बेटा है 24 साल का, और उसके साथ ये परेशानी है। सवाल क्या है आपका? ब्रेन शॉक हुआ था, उसको शॉक आया था। अच्छा। तो उसको ना एक लेवल की लापरा बोली थी। अच्छा। जी। ये तो जिसको मैंने कई लोगों ने बताई कि ये दवाई किन की जाती है, क्या बोलते हैं, दौरे आते हैं, तो बच्चे को दौरा तो कभी नहीं रहा। ओके। तो ये दवाई देने से नुकसान तो नहीं करेगी बच्चे को? क्या 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 नहीं, ये शायद आप कह रही हैं कि उसको स्ट्रोक आया था और उसके बाद उसको दौरे की दवाई दी जा रही है, लेकिन उसको दौरा कभी नहीं आया। हाँ। हाँ, तो ऐसा है जैसे डॉक्टर अचल ने बताया था पहले कि
कुछ हेड इंजरी के पेशेंट्स में भी हम देते हैं अगर डैमेज ज़्यादा होता है, उसी तरह कुछ स्ट्रोक के पेशेंट्स को भी देते हैं। लेकिन ये लंबा नहीं चलना चाहिए। अगर आप दौरा नहीं कभी आया है और दौरा रुक गया है तो आप डॉक्टर से बात कीजिए और हो सकता है कि आपकी दवाई धीरे धीरे घटाई जाएगी और बंद किया जा सकता है। हाँ, 4 महीने से रेगुलर दे रहे हैं। मैंने बोला 4 महीने हो गए तो चलिए दवाई दे रहे हैं जी, तो नहीं अब आप ही दवाई दी आगे दे रही हैं। तो आप धीरे धीरे उसको कम कर सकते हैं डॉक्टर के सलाह के साथ। उम्मीद है ये बातें जो डॉक्टर ने आपको बताई हैं काफ़ी हद तक आप समझ गई होंगी। उन बातों का ख्याल रखिए, डॉक्टर के टच में रहिए। और डॉक्टर साहब ने जैसे बोला है कि अगर दौरे की दवाई आप दे रहे हैं तो कंटिन्यू नहीं कीजिए बिना डॉक्टर को दिखाए, डॉक्टर जो कहे वो कीजिएगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर आशीष, हमारी बात अधूरी रह गई थी, आपका जवाब अधूरा रह गया था कि मैंने यही पूछा था आपसे कि अगर एक मरीज़ है इस मर्ज़ का तो वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कौन सी ऐसी भूल चूक करता है जो इसके इलाज को मुतासर करती है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण भूल चूक जो मरीज आमतौर पे करते हैं वो है कि वो दवाई मिस कर देते हैं, भूल जाते हैं। हम सब लोग इंसान हैं, कभी ना कभी भूलेंगे। तो जितना हो सके वो ना भूलें, जितना हो सके टाइम से खाएं दवाई को। और कभी कभार अगर भूल जाएं, उसकी वजह से दौरा पड़ जाए, तो हमेशा जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाएं तो उनको बता दें जी कि मैं भूल गया था और मेरे को इस वजह से शायद हो सकता है दौरा पड़ गया, ताकि वो आपकी दवाई की डोज बेकार में ना बढ़ाएं, ज़रूरत है तभी बढ़ाएं। और एक अच्छा लाइफस्टाइल जिएं, टाइम से जागें, टाइम से सोएं, नींद रात की बहुत ज़रूरी है, साफ़ सुथरा पोषक खाना खाएं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर हम लाइफस्टाइल अपना मेंटेन रखेंगे, योगा वगैरह, इन सब से भी हमारा दिमाग जो है उसमें जो एक्टिविटी जो बढ़ती है, शांत होती है और उससे जो है दौरा पड़ने का चांस जो है वो कम हो जाता है। ख़त्म नहीं होता लेकिन कम हो जाता है, और हम जितना कम कर सकें हमारे ब्रेन में उतना कम डैमेज होगा। ब्रेन को यानी कि जितना सुकून मिलेगा काफ़ी चीज़ें अच्छा रहेगा। और कहने का रहेंगी। मतलब ये भी है कि अगर दवा है तो उसके साथ आपको अपनी ज़िंदगी की जो तर्ज है उसको भी सुधारना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेस कम करना। और डॉक्टर अंचल, एक सवाल मेरा आपसे है और बहुत ही अहम सवाल मैं से मानती हूँ, वो इस शक्ल में कि एक तो जो इस मर्ज से मुतासिर है वो एक साइकोलॉजिकली भी बहुत ज़्यादा असर में रहता है, ठीक है ना। और ख़वातीन की अगर हम बात करें तो एक मिथ है वो ये कि अगर किसी लड़की को ये मर्ज़ हो गया है तो एक तो उसकी शादी में बहुत दिक्कत आती है, और कहीं ना कहीं ये भी समझा जाता है कि जो नस्ल बढ़ेगी अगर आगे और उसके कोई बच्चे होंगे, वो प्रेग्नेंट होगी, तो शायद ये मर्ज़ उसके होने वाले बच्चे में भी मुंतकिल हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए। तो इस पे ज़रा आप रोशनी डालें, क्योंकि बहुत से वालिदैन जो हैं वो शादी करने से भी डरते हैं अपनी लड़कियों की, या कभी कभी इस बात को छुपा भी जाते हैं हालात के तहत। देखिए, इस मामले में मैं बताना चाहूँगा, पहली बात तो ये है कि ये डिपेंड करता है कि किस तरह की एपिलेप्सी है जी। तो कोई एपिलेप्सी है जो अगली जनरेशन में जाएंगी, जिसको हम जेनेटिक एपिलेप्सी कहते हैं, और दूसरी एक बड़ा सिंपल एग्जांपल है सिस्टिक सर्कस का। तो ब्रेन में सिस्टिक सर्कस है तो अगली जनरेशन के उसमें जब इन्फेक्शन नहीं होगा तब तक नहीं जाएगा। तो ये दो एग्जांपल इसलिए दिया मैंने, एक जेनेटिक वाला एपिलेप्सी और दूसरा नॉन जेनेटिक, यानी जैसे कि इन्फेक्शन वाला या सिस्टिक सर्कस का इन्फेक्शन होके एपिलेप्सी होना। तो इन दोनों परिस्थितियों में एक जेनेटिक वाला ही जा सकता है, सिस्टिक सर्कस वाला टाइप का नहीं जाएगा। अब हेड इंजरी हुई तो ऐसा तो नहीं है अगली जनरेशन में हेड इंजरी का असर चलता रहेगा, तो वो जब उस बच्चे को भी चोट लगे तब जाके उसको एपिलेप्सी हो सकती है। तो ये तो बहुत बड़ी संभावना होगी पिताजी को भी चोट लगी, बच्चा पैदा हुआ उसको भी चोट लगेगी, वो ऐसा तो नहीं है। चोट लगने की घटना का जेनेटिक ट्रांसमिशन नहीं होगा ना, तो इसलिए ये जो जेनेटिक प्रकार के हैं वही ट्रांसमिट होंगे नेक्स्ट जनरेशन में। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आपने पूछा कि खास करके जो लेडीज हैं शादी की दिक्कत आती है, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल आती है, बिल्कुल सही बात है। हमारा समाज है, समाज में विभिन्न प्रकार के लोग हैं, आती है दिक्कत, लेकिन कभी भी इसमें मैं सजेस्ट करूंगा कि इस बात को छुपाएं नहीं। छुपाने से ज़्यादा नुकसान होगा वरना कि बता देने से। तो बता के जो तैयार हो वहीं पे विवाह किया जाना चाहिए। छुपाने पे बाद में अटैक पड़ने पे काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि वो एक तो ट्रस्ट की खराबी आ जाती है कि आपने बताया नहीं था और ऐसी दिक्कत है। दूसरी परेशानी ये आती है कि वो बीच में दवा छूट जाती है। तो कई बार हमने देखा है कि जो मरीज हैं वो छुप के दवाएं खा रहे होते हैं, तो एक ट्रस्ट की खराबी फिर से आती है कि आप कौन सी दवा खा रहे हो, तो वो और बड़ा वो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है, ये तो कोई दवा भी खाती है। तो इस तरह से छुपाने की गलती नहीं करें, शादी बता के ही करें। और बहुत सारे लोग हैं जो तैयार होते हैं
तीसरी बात जो मैंने बताया कि जेनेटिक्स डिपेंडेंट है या नहीं डिपेंडेंट है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगली जनरेशन में जाएगा या नहीं जाएगा। जी। इसका ध्यान रखने की बेहद ज़रूरत है बहुत डॉक्टर ज़रूरत। और कहीं ना चौधरी। कहीं फरहान, हमें ये भी लगता है कि हमारी जो सोच है उसे भी वसी करना और बढ़ावा देने, यानी हमारी जो ये नैरो माइंडेड नहीं होना चाहिए, ब्रॉड माइंडेड बने। एक और चीज़ बताना चाहूँगा मैं कि अभी सर ने बताया कि 20-25%, 30% केस में ही दिक्कत आती है, बाकी एक जो बचा हुआ परसेंट है उस पर ध्यान दीजिए। 70% लोग बड़े आराम से रहते हैं, उनकी दवा एक बार चलती है, 3 वर्ष तक लगभग चलती है दवा, उसके बाद 70% लोगों को दोबारा नहीं होता। तो ये बहुत बड़ा परसेंट है जी। तो उस पर ध्यान दीजिए, 30% के पीछे क्यों लगे। उनका ध्यान रखने की ज़रूरत है और काफ़ी हद तक हालात सुधरने की उम्मीद की जा सकती है। सकती है। अच्छा समरीन, एक चीज़ और देखी जाती है कि आजकल ड्राइविंग बहुत आम हो गई है जी, चाहे हम ख्वातीन की बात करें या मेल की बात करें, सभी लोग ड्राइविंग करते हैं। लेकिन अगर किसी के साथ ये परेशानी है मिर्गी की, तो आप उनके लिए क्या एडवाइस करना चाहेंगे? क्या वो ड्राइव कर सकते हैं डॉक्टर देवाशीष? और अगर ड्राइव करें तो किन बातों का खास ख्याल रखें? देखिए ऐसा है कि इस सवाल का उत्तर से पहले मैं पहले वाला संदर्भ में थोड़ा एक आध शब्द बोलना चाहूँगा, जो ये क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि फीमेल्स विद एपिलेप्सी, जी, लड़कियों में जब एपिलेप्सी होता है उनकी शादी का जो रहता है, तो जैसे डॉक्टर अचल ने बताया, एकदम ठीक बताया कि इनके लिए ये बता देना बहुत ज़रूरी है जी। लेकिन प्रॉब्लम ये आता है कि जैसे ही आप बताने जाते हैं तो हम बोलते हैं कि आप बताइए, तो उनके रिश्तेदार कहते हैं डॉक्टर साहब बताएंगे तो शादी कैसे होगी। जी। तो आपको सबसे पहले जिनके साथ आप संपर्क बना रहे हैं जी, उनको कॉन्फिडेंस में लेना है। ओके। और उनको सिर्फ बताना ही नहीं है, उनको डॉक्टर के पास ले आना है, ओके। सो दैट डॉक्टर उनको समझा पाए कि एपिलेप्सी इलाज लायक बीमारी है, ये ब्रेन की बीमारी है, जैसे कि हार्ट की बीमारी होती है या पेट की बीमारी होती है या किडनी की बीमारी होती है जी। इलाज लायक है। 70% से 75% दवाई से बिल्कुल आराम से जिंदगी बिता सकते हैं, नॉर्मल जिंदगी बिता सकते हैं, अपने आप में पूरा काम कर सकते हैं, सबसे ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं और हालात को बहुत बदल सकते हैं और तो सेहतमंद रह बात सकते हैं। बताना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, यहीं पे मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा, मेरी गुजारिश है कि आप मैसेज, अपना पैगाम भी दीजिए। किस तरह का पैगाम देना चाहते हैं प्रोग्राम देखने वालों को ये एपिलेप्सी के हवाले से? देखिए मैं तो ये पैगाम दूंगा, फर्स्ट, मिर्गी रोग एक ब्रेन की बीमारी है। ओके। दूसरा, ये इलाज लायक है। आज के दिन में करीब 70 से 75% लोग दवाई से ठीक रह सकते हैं और जो 10% है वो सर्जरी से ठीक रह सकते हैं। बाकी रह गया 5%, 7%, 8% जिसमें दिक्कत रह सकती है। तो इसलिए ये इलाज लायक है। तीसरी बात, इसके होने के बावजूद और ठीक से दवाई लेने के, अगर आप ठीक से दवाई लेते हैं तो आप नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं, आप तरक्की कर सकते हैं। मेरे बहुत मरीज हैं जो कि आज बहुत ऊंचे ओहदे में हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, जज हैं, नीति आयोग में काम कर रहे हैं, प्रोफेसर्स हैं, पीएचडी होल्डर्स हैं। ये सारे अपने इनिशियल जीवन में एपिलेप्सी से ग्रसित थे, हमने उनको दवाई दिया, उन्होंने मेरी बात मानी और अब वो बिल्कुल ठीक है। तो एपिलेप्सी इज अ ट्रीटेबल डिसऑर्डर। कितनी अच्छी बात कही आपने कि आपके इतने अच्छे पेशेंट है जो अच्छी मुकाम पर हैं, उन्होंने आपका इलाज में रहे हैं, ज़ेर इलाज रहे हैं आपके और वो ठीक हो गए हैं। ये उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है जो इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, जिनके साथ ये परेशानी जुड़ी हुई है। ये आपने बहुत अच्छे से यहाँ पर बताया। डॉक्टर अचल, आप क्या कहना चाहें, किस तरह का पैगाम आपका रहेगा यहाँ प्रोग्राम देखने वाले के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि उस पर ध्यान दीजिए जो जिसमें सक्सेसफुल होते हैं। जी। 70% एक बहुत बड़ा परसेंट है जी। और उसमें दवा बंद ही हो जाती है, राइट। आगे खाने की आवश्यकता नहीं होती। ओके। और बिल्कुल छुपाने की आवश्यकता नहीं है जी। कि एपिलेप्सी है तो है, जी। छुपाने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे एक छोटी सी मैटर को मैं रेज करना चाहूँगा, जिसमें खास करके जो प्रोफेशनल लोग हैं, ओके, ड्राइवर्स हैं जी, है ना, तो वो लोगों को बिल्कुल नहीं छुपाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ उनकी जिंदगी वो मेरा खतरे में सवाल नहीं भी है, था ड्राइवर को पीछे वो लेकर, ट्रेन वाले लोग, जी, ट्रेन में बैठे लोग, अगर ट्रेन ड्राइवर है तो ट्रेन के बैठे लोग, बस ड्राइवर है तो 70 लोग और बैठे हुए हैं, तो उन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो वो छुपाएं नहीं, अपने प्रशासन को इन्फॉर्म करिए और कंट्रोल हो जाता है। ऐसी स्थिति में सबको मालूम है दवाएं से अच्छी तरह कंट्रोल हो जाता है। और आजकल बीसियों दवाएं मौजूद हैं जो कि इस काम में यूज की जा सकती हैं। और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने आसपास के न्यूरो चिकित्सक से संपर्क करें। अनकंट्रोल्ड है तो हायर सेंटर पर संपर्क करें, आई एम श्योर कि काफी लोगों को फायदा होगा। आप इस बात से आपको काफी उम्मीदें हैं कि चीजें कंट्रोल की जा सकती हैं, सब कुछ ठीक हो सकता है। डॉक्टर आशीष, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम है आपका? मैं भी यही कहूँगा कि जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है।
मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की की है कि हम आप लोगों का अच्छा इलाज कर सकते हैं, आप अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। जैसे सर ने बताया, वो लोग अच्छे मुकाम पे पहुंच सकते हैं, किसी तरह से वो दूसरों से कम नहीं हैं। ठीक से दवाई लेंगे तो हमेशा अच्छा रहेगा और इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये लास्ट में मैं बताऊंगा जी। कि ये ड्राइविंग और स्विमिंग, मतलब कोई और, या मशीनरी हैंडलिंग, यहाँ पर अगर आप इंडस्ट्रियल वर्कर हैं, मशीनरी हैंडल करें, अगर आपको एक्टिव एपिलेप्सी है तो आपको इससे बचना है। ये अलाउड नहीं है, क्योंकि इससे अगर दौरा पड़ जाए तो आपको खुद को खतरा हो सकता है और आपके आसपास के लोग जो हैं उनको भी खतरा हो सकता है। बहुत ही आपने आज जो है ये एपिलेप्सी से जुड़ी जो तमाम जानकारी हमारे नाज़रीन को फराहम कराई है और साथ ही कुछ ऐसे मिथ्स जो हमारे माशरे में आज भी मौजूद है उन पर रोशनी डाली, कहीं ना कहीं तोड़ा है। और हमारा जो ये हेलो डॉक्टर का मकसद भी यही है। आप तीनों ही एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमें इस मर्ज से मुतालिक इतनी अहम जानकारी हम तक पहुँचाई, हमें मुहैया कराई। शुक्रिया आप तीनों का। तो जैसे कि फरहान, हमने आज इस मर्ज से जुड़ी तमाम जानकारी हासिल की है और बहुत सारी चीज़ें जो एक्सपर्ट्स ने हमें भी बताई है, हमें भी जानने को मिली है, साथ ही नाजरीन के। तो हमारा जो ये हेलो डॉक्टर का शुमारा था आज का, ये बेहद ख़ास रहा है और हमेशा से हमारी ये कोशिश रहती है कि हम आप तक आपकी ही सेहत से जुड़ी चीज़ें पहुँचाएँ, बातें पहुँचाएँ। तो नाजरीन, इसलिए हम आपसे हमेशा ये कहते हैं कि अगर कोई भी सवालात हैं, कोई भी खदशात हैं आपके जहन में, तो आप हमसे तुरंत फ़ौरन साझा करें। हमारी ईमेल आईडी है hellodradio@gmail.com। इसके साथ ही आप हमारा ये प्रोग्राम हमारे DD उर्दू के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, मुलाहिजा फरमा सकते हैं। तो टिप्स ऑफ द वीक के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। रखिए अपना और अपनों का ख़ास ख्याल। हमें दीजिए इजाज़त। आदा। मिर्गी एक दिमागी बीमारी है जो जिंदगी भर रहती है, लेकिन इसकी शिद्दत में कमी आ सकती है। अगर किसी को एक से ज्यादा बार दौरा पड़ता है तो उसे मिर्गी हो सकती है। मिर्गी के मरीज को पाबंदी से अपनी दवा खानी चाहिए। एपिलेप्सी के मरीज को ज्यादा देर तक अकेला न छोड़ें। मरीज को सेहतमंद ग़िज़ा और भरपूर नींद लेनी चाहिए। मरीज को पाबंदी से अपना चेकअप करवाना चाहिए। मिर्गी के बावजूद एक नॉर्मल जिंदगी गुजारी जा सकती है। मरीज और उसके कुनबे के लोगों को अपनी सोच मुस्बत रखनी चाहिए। मिर्गी से बचाव के लिए सर की किसी बड़ी चोट से बचना चाहिए। डिलीवरी के वक्त खास एहतियात से भी इससे बचा जा सकता है।